हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छायावाद के शिल्प के बारे में। टारगेट 350 सीरीज है और छायावाद के बाद हम कोशिश करेंगे कि प्रगतिवाद को समझ लें, प्रयोगवाद को समझ लें। उसके बाद हम कबीर पे आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कबीर को कवर करने की, तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि कबीर दास को कवर करूं। हाँ, बीच में मैं लगातार इस बात को भी इंश्योर करूंगा कि हिंदी साहित्य के स्ट्रेटेजिकल वीडियो जो है वो भी आते, जो स्ट्रेटजी वाले वीडियो हैं वो भी आते रहें, ताकि वो बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं वो भी हिंदी साहित्य को अपनाते चले, है ना। चलिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, आप यहाँ पे स्कैन करके जुड़ जाइए, ठीक है। ये इधर इंस्टाग्राम है, इधर टेलीग्राम है, @official विकास, @विकास लाइव, यहाँ पे मिल जाइए, बात होगी यहाँ पे, है ना। चलिए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में हम शिल्पगत विशेषताओं को देखेंगे। तो पहली बात तो हम बात करेंगे किसकी, काव्य रूप की, है ना। भावना प्रधान है छायावाद में, भावना अपने उच्च स्तर पे है। जैसे शिल्प जो है आपको प्रयोगवाद में ज्यादा जाके दिखेगा, आपको छायावाद में और प्रगतिवाद में दोनों में आपको शिल्प मतलब क्या, किस प्रकार से नक्काशी की गई है, कितना सीमेंट है, कितना ईंटा है, कितना बालू है, कितनी गिट्टी है, ये सभी शिल्प है। तो आपको जैसे अगर पूरे हम साहित्य की बात करें, खासकर अगर भक्ति काल से कंपेयर करें, तो आपको सगुण भक्ति में शिल्प दिख जाएगा, निर्गुण में उतना शिल्प नहीं दिखेगा। हाँ, आप बिहारी के पास आएंगे तो फिर शिल्प बहुत अच्छा दिखेगा, फिर इधर आप प्रयोगवाद में आएंगे तो शिल्प बहुत अच्छा दिखेगा। मैं कह सकता हूं कि जो द्विवेदी युग है उसमें भी शिल्प बहुत अच्छा दिखता है। यहां पे चूंकि ये भावना प्रधान है तो शिल्प जो है वो थोड़ा सा गौड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रकृति में कैसा है, प्रगीतात्मक है, जहां पे कहानियां कही जाती है ना, भावनाओं के उसमें, ठीक है। अब जो आत्म बोध होता है उसकी बात की जाती है, जो आत्म विषय होते हैं उनकी बात की जाती है, ठीक है। छायावाद में प्रगीतों की रचना हुई, जिनमें निराला के प्रगीत जो है वो अग्रणी है, सबसे प्रमुख है। निराला प्रगीतों के जनक माने जाते हैं छायावाद की अगर बात की जाए, और उनके प्रगीतों ने इतिहास लिखा है ना, ठीक है। महादेवी ने गीत लिखे, निराला, पंत व प्रसाद ने लंबी कविताएं भी लिखी। लंबी कविताओं के अंतर वस्तु प्रबंधात्मक एवं विस्तृत होती है। प्रबंधात्मक मतलब प्रबंध एक होता है, प्रबंध एक होता है मुक्तक। प्रबंध जब कोई कहानी लिखी जाती है ना, हम इसका प्रबंध करते हैं तो एक कहानी लिखी जाती है, हर एक दोहा, हर एक छंद एक दूसरे से जुड़ा होता है। मुक्तकों में ये नहीं होता, जैसे कबीरदास के मुक्तक है, तुलसीदास का प्रबंध है ना। तो प्रबंधात्मक एवं विस्तृत होती है। बाहरी विधान प्रबंध के नियम के अनुकूल नहीं होता। कामायनी इस समय का एकमात्र महाकाव्य है। महाकाव्य के क्या पैरामीटर्स हैं, दोनों पे विस्तार से एक बार बात करूंगा कि पारंपरिक पैरामीटर्स क्या हैं और नए क्या हैं। जैसे इस समय तो कितना आदर्श विषय है, कितना आदर्श रस है, कितना आदर्श उसकी कथा है, इन सब बिंदुओं पे बात की जाती है। पहले बहुत सारी चीजें, कितने सर्ग हो, है ना, इस प्रकार की गुणवत्ता हो, ये रस हो, ये सारी चीजों की। तो कभी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लूंगा तो बताऊंगा कि महाकाव्यात्मकता के पैरामीटर्स क्या हैं, पुराने और नए दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और प्रवृत्तियों की बात कर ली जाए अगर इस काल में, तो भाषा। देखो यार, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम इसके पहले यानी द्विवेदी युग की बात करें। ये 1918 से 1936 तक छायावाद देखने को मिलता है। 1900 से लेकर 1918 तक हमें द्विवेदी युग देखने को मिलता है। द्विवेदी युग की खास बात क्या है, द्विवेदी युग की सबसे स्पेशल बात क्या है, यहां पे भाषाई अनुशासन को जन्म मिला और यहीं पे स्वच्छंदतावाद भी देखने को मिलती है। एक जगह भाषाई अनुशासन, एक जगह स्वच्छंदतावाद। इधर है अपने गुप्त जी, इधर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इधर है श्रीधर पाठक और उनके साथ के कवि। कुछ लोगों का मानना है कि छायावाद जो है स्वच्छंदतावाद का अंत है, कुछ लोगों का वही मानना है कि नहीं, छायावाद जो है वो स्वच्छंदतावाद का अगला शिखर स्तर है ना। तो अब आते हैं भाषा पे, क्योंकि मैं भाषाई अनुशासन की बात कर चुका हूं। मतलब पहले जब सिर्फ ब्रज में लिखी जा रही थी, वहां पे द्विवेदी जी कहते हैं द्विवेदी युग में कि भाषाई अनुशासन, खड़ी बोली पे बात करो, ज्यादा लोग समझ सके, ज्यादा असर कर सके, ज्यादा सार गर्भित हो सके और गंभीर लगे। उस समय देश जो था वो गांधीर्य की मांग कर रहा था, वही गंभीरता उसमें दिखे, ठीक है। तो बोली कोमल भाव में प्रस्तुत करने की चुनौती को स्वीकार किया। आगे क्या लिखते हैं, अपने नए कथ्य के अनुरूप नई भाषा की तलाश छायावादी कवियों के सामने ऐतिहासिक चुनौती थी। इस चुनौती का सामना छायावादी कवियों ने साहस के साथ किया। छायावादियों ने नए शब्दों की रचना की, जैसे स्वर्णिम, अरुणिम, स्वप्निल, ठीक है। कोई कविता अगर आपको आ रही हो पंत जी की या प्रसाद जी की तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं कई कविताओं का पाठ कर चुका हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में, मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इनके द्वारा प्रमुख संगीतात्मक एवं दर्शन के भी होते हैं। क्या है, इनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों में संगीतात्मकता के दर्शन होते हैं, जैसे उठ उठरी लघु लघु लोल लहर। तो कई बार संगीतात्मकता या नादात्मकता लाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो यहाँ पे दिखती है।
इवन बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन जब राम की शक्ति पूजा की प्रगीतात्मकता की बात होती है, उसकी लयात्मकता की बात होती है ना, उसकी संगीतात्मकता की बात होती है, उसकी नादात्मकता की बात होती है, मुझे तो वो ठीक ठाक नादात्मकता लगती है। मुझे लगता है कि क्लास में उसे गाया जा सकता है ना। छायावाद में शब्द शक्तियों की दृष्टि से लक्षणा पे बल दिया हुआ है, अभिधा में नहीं। जैसे द्विवेदी युग जो है, उसमें अभिधा में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, यहां पे लक्षणा में। लक्षण का मतलब क्या होता है? मतलब तभी तो प्रतीक की बात की जाएगी ना। प्रतीक जब केंद्र में है तो लक्षणों की लक्षणा ही आपको देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि कथ्य व गहराई कि वह मूर्ता इसे अभिधा में रचना करने से क्या करती है? अभिधा में लिख ही नहीं सकते आप। जितनी गहराई है वो अभिधा में आ ही नहीं सकती, है ना। जैसे सीधे सीधे सपाट बात कहनी हो, जो द्विवेदी जी कहते हैं, वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। शिल्प का विशेषताएं क्या है? छंद। छायावाद की स्वतंत्र चेतना ने छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया। निराला ने मुक्त छंदों की रचना की, प्रसाद ने आंसू छंद की योजना की। अब ये दो नए हैं। जैसे जब आप सूरदास को देखते हैं तो उनके लीला पद नाम दिया जाता है, वैसे यहां पे क्या है? मुक्त छंद है, और ये क्या है? आंसू छंद है, स्पेसिफिक इन कवियों के लिए, है ना। इसके अलावा अगर हम अलंकार की बात करें तो मानवीकरण बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, है ना। तो अर्थालंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया, क्योंकि गहरे भावों की अभिव्यक्ति सीधे सीधे नहीं हो सकती। पंत का मानना था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वरन भावाभिव्यक्ति के विशेष द्वार, भाव को अभिव्यक्त करने के विशेष द्वार क्या है? यही अलंकार है ना। इस काल में 3 नए अलंकार प्रयुक्त हुए: विशेषण विपर्य अलंकार, मानवीकरण अलंकार और ध्वन्यार्थ व्यंजन अलंकार। इसमें मानवीकरण अलंकार बहुत प्रमुख है, ठीक है। जब वो शाम जो धीमे धीमे रात के रूप में आ रही है या रात की तरफ बढ़ रही है, उसको जब सुंदरी के रूप में लिखा जाता है तो दिख जाता है कि अलंकार का कितना प्रयोग किया गया है ना। चलिए, बिंबों की बात कर ली जाए तो छायावादी कवियों ने बिंबों का सफल प्रयोग किया है। भाई देखो, बिना बिंब के प्रतीक कैसे बताओगे, रहस्य कैसे दिखाओगे, है ना। तो बिंबों के बिना तो आप नहीं जा सकते छायावाद के डेप्थ में, है ना, गंभीर उसमें। इनके काव्य में एक और विराट व संश्लिष्ट बिंबों को, दूसरी ओर कोमल व सुकुमार बिंबों की योजना बनी हुई है। राम की शक्ति पूजा का उदाहरण विराट व संश्लिष्ट बिंबों का प्रतिनिधि उदाहरण है। जैसे है: अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार खो रहा, दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। नादात्मकता भी है और लयात्मकता भी है, गेयात्मकता भी है इसमें, तो इसमें दिख सकती है, ठीक है। इसी कविता की निम्नलिखित पंक्तियां कोमल और सुकुमार बिंब का उदाहरण भी हैं। नैनो, ये जब श्री राम जी सीता जी के बारे में सोचते हैं, जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, देखे तो उनको, तो उस समय की बात है कि नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पे प्रथमोत्थान पतन। जब राम जी सीता जी के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे क्या है? जब सीता जी, वो है ना कि जब पता चलता है कि शक्ति उनके साइड में है, राम जी निराश हैं कि कैसे जीतेंगे रावण से। इसके बाद जब जामवंत कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यहां पे फिर एक जोश आता है। फिर उसके बाद तो शक्ति की मौलिक कल्पना के लिए राम जी जाते भी हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आपको विराट और संश्लिष्ट बिंब दिख रहा है, यहां पे बड़ा कोमल सा सुकुमार बिंब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ और बात कर ले तो क्या है? प्रतीकों की बात। बिना प्रतीकों, बिना बिंबों के छायावाद क्या छायावाद? तो छायावादी कविता का सूक्ष्म व अमूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मकता हो जाती है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने तो इसे प्रतीकवाद से प्रभावित आंदोलन ही माना है। आचार्य शुक्ल ने तो छायावाद को खारिज भी किया है। उन्होंने स्वच्छंदतावाद के मरण का आरोप लगा दिया छायावाद पे, जबकि दरअसल बड़े लोग या बड़े जो समीक्षक है वो मानते हैं कि नहीं, छायावाद जो था वो निश्चित तौर पे, छायावाद निश्चित तौर पे स्वच्छंदतावाद का अगला अप्रतिम चरण था, जो उसके शिखर तक ले गया, ऐसा उनका मानना है। इसमें वैचारिक प्रतीकों की भी रचना हुई है। उदाहरण के लिए राम की शक्ति पूजा में राम राष्ट्रीयता के प्रतीक है, तो रावण ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है ना, मैं कई बार बता चुका हूं। ऐसे ही कामायनी के भी प्रतीकों की बात की। कमेंट बॉक्स में बताना कामायनी में किस चीज को किस प्रतीक के रूप में बताया भी गया है और मैंने किस में बताया है, वो भी आप बताते चलना, ठीक है। चलिए, इसके पहले आगे बढ़ो, बस एक चीज बताता चलूं। इस सीरीज में जो हम कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है, इस सीरीज में जो हम कोशिश करेंगे कवर करने की, हम अभी इसके बाद मैं प्रगतिवाद पे भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। आप इसकी पूरी सीरीज देखिएगा। प्रगतिवाद की बात करेंगे, ठीक है, प्रगतिवाद की बात करेंगे, है ना। इसके अलावा हम लोग प्रयोगवाद की बात करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट रखता हूँ, इसको जरा नोट पे खोल के बताता हूँ, शायद ज्यादा बेहतर उसमें बता पाऊँ, ठीक है। 1 मिनट चाहिए, ठीक है। तो प्रगतिवाद प्रयोगवाद की बात तो होगी ही, है ना, प्रगतिवाद प्रयोगवाद की तो बात होगी ही, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग, जो मैं कह रहा था कि मैं बात करूंगा, 1 मिनट, हम बात करेंगे प्रगतिवाद की। इसी सीरीज में विस्तार से समझाऊंगा क्या प्रगतिवाद है,
फिर हम बात करेंगे प्रयोगवाद की, ठीक है। फिर हम इसके बाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद में जो डिफरेंस है उसकी बात करते हुए हम उसके बाद आएंगे सीधे कबीर पे, क्योंकि कबीर पे बहुत से प्रश्न आ रहे हैं और कबीर के पूरे दर्शन से लेके उनकी भावना भक्ति से लेके उनकी वाणी से लेके हर चीज पे विस्तार से बात करूंगा मैं इसी सीरीज में, ठीक है। और वो प्रॉपर क्लासरूम में लिखा के आपको पढ़ाऊंगा भी, नोट्स भी दूंगा, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे इसको मैं शेयर भी करूंगा आपसे। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको शेयर भी करूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बस एक चीज आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है। एक चीज आपको बताता चल रहा हूं कि जब हम स्टडी आईक्यू की बात कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू में इस समय अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ते हैं तो अच्छी बात क्या होगी कि आपको अधिकतम डिस्काउंट यहां पे इसलिए प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 12 तारीख से यानी कि 12 सितंबर से, ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर दूंगा तो ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 12 सितंबर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस हाइक होने वाला है, बड़ा प्राइस हो जाएगा, ज्यादा प्राइस हो जाएगा इसी ऑप्शनल का जो इस समय आपको कम मूल्य पे मिल जाएगा। और ये जो हिंदी साहित्य का ऑप्शनल है 15 सितंबर को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो देर मत कीजिए, नीचे विकास लाइव कोड चल रहा होगा, इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका भी आपको डिटेल दे देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से भी मेरे जुड़ सकते हैं स्कैन करके, हालांकि शुरुआत में मैंने दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों से जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो चाहिए हो तो आप यहां पे पूछ सकते हैं ऐड विकास लाइव पे, या ऑफिशियल विकास से जुड़ जाइए, वहां पे भी मैं मैसेज डाल दूंगा। और बाकी vikas.singh@studyIQ.com पे मेल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं, वहां पे भी बात मुलाकात होगी। तो चलिए मिलते हैं हिंदी साहित्य के किसी बैच में अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।